हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। विश्व में किसी भी भाषा में यदि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई किताब लिखी जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस किताब में आपको एक शब्द जरूर दिखाई देगा हिंदी भाषा का, और वो शब्द है चिपको। उत्तराखंड के कुछ जनजातीय क्षेत्रों, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से चलने वाला ये मूवमेंट वैश्विक स्तर तक, कभी इसके बारे में सर्च करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो पाश्चात्य कल्चर, वो वेस्टर्नाइज कल्चर जो कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर हो या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में जो ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके रिस्पेक्ट में कटाक्ष की बात हो, शिक्षित ना होने की बात हो, उनके प्रश्नों का एक बड़ा उत्तर है ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं चिपको मूवमेंट का, जहां पर जन सामान्य के द्वारा पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए जब उतरा गया, सड़कों पर उतरा गया, वनों में, और उनकी कटाई को रोका गया, एक वैश्विक एग्जाम्पल सेट करता है। 51 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 51वां वर्ष चल रहा है। 1973 को यह स्टार्ट हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्या है आज के समय भारतीय वनों की आधुनिक समस्याएं। अगर मैं आपसे सामान्य तौर पर इस प्रश्न को करूं कि भाई एक बात बताएं कि भारत में या विश्व में जो वनों की सबसे बड़ी समस्या है, विश्व में जो वनों की समस्या है, वनों से संबंधित समस्या है, उसका मेन रूट कॉज क्या है, क्यों वन समाप्त हो रहे हैं, तो आई थिंक आप सभी का एक सहज सामान्य उत्तर होगा और वो ये होगा कि भाई भारत हो या विश्व हो, वहां एक होड़ चल रही है। और इस वर्ड को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लें। विकास वर्सेस पर्यावरण वर्सेस कल्याण, डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड एनवायरमेंट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें से कोई एक आप पकड़ सकते हैं, एक को करने पर ये दो हाथ से छूट जाएंगी। यानी कि अगर आप विकास करते हैं तो विकास करने पर भाई पर्यावरण का विनाश होगा, और साथ ही विकास करने पर आप कल्याण भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कल्याण करते हैं तो कल्याण करने पर विकास और पर्यावरण दोनों रुकेगा। दिस इज अ ब्रूटल रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। तो अगर हम इस यथार्थता के धरातल पर खड़े होकर इस बात को एक्सेप्ट करना चाहें कि भाई हमें यह मानना चाहिए कि भारत हो या विश्व हो, वहां पर वनों के उन्मूलन के अलावा भी विश्व के वनों की या भारत के वनों की कुछ और भी समस्याएं हैं। और खासकर भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम चर्चा करें तो यहां ध्यान दीजिएगा और इस बात को भी समझिएगा कि इसमें गलती सरकार की भी नहीं है। Why? Because we all want to eat the fruit of development. हम सभी विकास नामक फल को खाना चाहते हैं और उस फल की कोई ना कोई कीमत जरूर है जो कहीं ना कहीं अदा मनुष्य को ही करनी होगी। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल पार्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे पहले मुखाग्र रूप से जो है वो आपको दिखाई देगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का सिंपल सा मतलब क्या है, तो अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो वनोन्मूलन का अर्थ है भाई वनों की कटाई। सेकंड है वनों की सघनता में कमी। वनों की सघनता में कमी। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकंड, देन लास्ट वन इज एक्चुअली फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझिए और कंसेप्चुअलाइज करिए। वास्तविकता में सभी को इस बारे में आसानी से जानकारी होती है कि भाई वनों की सबसे बड़ी समस्या है कि विकास कार्यक्रम के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो वनों को काटना होगा। अर्थात जब हम विकास करने जाएंगे तो विकास हवाओं में नहीं, जमीन पर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पेड़ काटे जाएंगे। यहां तक की कहानी समझ में आती है, पर यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे अभी एक लाइन कहूं कि
पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉर्म में हमें वनों की कटाई तो करनी ही पड़ी। तो यहां ध्यान से समझिएगा मैं किस ओर इशारा करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तविकता में वनों के अंदर सर्वाधिक कौन सी पादप, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो भारत में ज्यादातर वन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, पर्णपाती वनों की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो पर्णपाती वन हैं इनमें सर्वाधिक मात्रा में आपको दिखाई देगा बैम्बू अर्थात बांस। और ये जो बांस है सरकार ने जो एरियाज प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में नहीं आते हैं, अवर्गीकृत की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में नहीं आते हैं, वहां से बांसों की कटाई को जो है वो लीगलाइज कर दिया था। और यहां पर जैसे ही मैं ये वर्ड कहूंगा कहीं ना कहीं जो शेडो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं या सूडो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो कहीं ना कहीं चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे कि ये देखिए सरकार की ये गलती है कि भाई वनों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला पादप है, जो वेजिटेशन है वो है बांस, और उस बांस की कटाई को लीगलाइज कर दिया। इसे डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक्चुअल में ये ग्रास ही होती है, ये घास ही होती है, तो घास को काटा जा सकता है। अर्थात वो एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में नहीं आते, अवर्गीकृत कैटेगरी में आते हैं, हम वहां से बांस की कटाई कर सकते हैं। तो यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, इनिशिएटिव नो डाउट यही है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडेड नहीं है। डेंस फॉरेस्ट कवर से आप नहीं हटा सकते, फॉरेस्ट कवर से आप नहीं हटा सकते। लेकिन यहां पर एक बात जानने योग्य यह भी है कि बांस को कटाई के लिए क्यों लीगलाइज करा गया, इसका एक रीजन भी था। जैसे ही यह बात क्लियर हुई कि भाई हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को आज नहीं तो कल बैन करना है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करना है, खत्म करना है, तो वहां सबसे बड़ा पोटेंशियल है पेपर का। अब अगर आप चाहते हो कि पॉलीथीन का बैग उपयोग ना करा जाए, तो वो व्यक्ति जो यथार्थ रूप से मार्केट में खड़ा है उसे उसका अल्टरनेटिव मिलना चाहिए। अदरवाइज वो व्यापारी जो है वो टेबल के नीचे से ही सही वो बैग पास कर जरूर देगा। तो अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए है तो अल्टरनेटिव आएगा कहां से? तो अल्टरनेटिव का सबसे बड़ा पोटेंशियल रहा पेपर बैग्स में। और पेपर बैग्स का अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो कहीं ना कहीं हमें इनपुट देना था। तो हमने पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए ही कहीं ना कहीं जो है वो बांस को कटाई के लिए रेडी करा। पर मैं फिर से रिपीट कर दूं, सघन जंगलों से नहीं, डेंस फॉरेस्टेड एरिया से नहीं, प्रोटेक्टेड एरिया से नहीं, अदर एरिया से। पर इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत की जो बेल्ट है जहां वन है उसमें दिखाई जरूर देगा। इससे भारत में कहीं ना कहीं और जो प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है वहां कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा एक और नई आधुनिक समस्या निकल कर आती है, इसे कहा जाता है फॉरेस्ट फायर। अब यहां आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि फॉरेस्ट फायर जंगलों में लगने वाली आग है। तो मैं स्पष्ट करूं कि फॉरेस्ट फायर नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, साधारण रूप से आने वाली एक जो है सहज रूप से आने वाली एक प्राकृतिक दशा है, कंडीशन है। और यहां पर अगर मैं आपको दर्शाने का प्रयास करूं तो यह है हमारा भाई ग्रेट इंडिया। और आपको दिखाई देगा कि भारत में जो फॉरेस्ट फायर है ये अक्सर हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में नहीं होती। ये फॉरेस्ट फायर बेसिकली होती है उन स्थानों पर जहां पर होते हैं ग्रासलैंड अर्थात घास के मैदान। अब घास के मैदान में होने वाली ये फॉरेस्ट फायर याद रखिएगा कि ये नेचुरल है, अर्थात अगर ये फॉरेस्ट फायर नहीं होगी तो ग्रासलैंड सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और रीजन क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूं तो इसका एकमात्र रीजन ये है कि भाई जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज हैं, इनके पोलन ग्रेन्स अगर घास के मैदान पर आते हैं तो यहां पर वृक्षों के उगने से कहीं ना कहीं घास का मैदान समाप्त हो जाएगा। तो घास का मैदान अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है, एक प्रतिरक्षा उपाय डेवलप करता है। और इसके तहत जो घास है वो गर्मी आने पर सूखती है और सूखने पर आपस में रब होने से, फ्रिक्शन से, हीट से ये जलना स्टार्ट हो जाती है। और जो ग्रास है उसका सीड, उसका बीज
ड्रॉट एंड फायर रेजिस्टेंट होता है, अर्थात सूखे और आग के प्रति प्रतिरोधी होता है, इस कारण सरवाइव करता है। लेकिन जो पेड़ के बीज होते हैं, जो बोलन ग्रेन्स होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं घास के मैदान से। पर जिस दिन वर्षा होगी उस दिन ये घास के मैदान पुनः हरे भरे हो जाएंगे, पेड़ों के बीजों से मुक्त। अब ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है कि भाई जो फॉरेस्ट फायर है इसे होना चाहिए। फॉरेस्ट फायर इज गुड फॉर नेचर। पर भाई अगर मैं आपसे कहूं कि पानी बहुत जरूरी है मछली के रहने के लिए, तो पानी बहुत जरूरी है, पर क्या मानव पानी के अंदर सरवाइव कर पाएगा? आंसर इज नो। जिसके लिए आवश्यक है और जहां आवश्यक है उस प्रोसेस को उस स्थान पर होना चाहिए। समस्या यह हुई कि फॉरेस्ट फायर जिसे होना चाहिए ग्रासलैंड पर, यह फॉरेस्ट फायर हो रही है एक्चुअल डेंस फॉरेस्टेड एरियाज में। और इवन मैं आपको बताऊं तो यहां आपको स्थान दिखाई देगा, इसे कहा जाता है नीलगिरी। नीलगिरी के जंगलों में डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इन्हें कहा जाता है सदाबहार वन। सदाबहार वन, इन वनों में आपको यह समस्या देखने को मिलेगी। आपको फॉरेस्ट फायर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगी, वहां जहां सघन और घने वन पाए जाते हैं, घने वनों का आवरण है जहां। इवन आपको यह फॉरेस्ट फायर की समस्या इस स्थान पर अर्थात उत्तर भारत में भी कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। इसे होना चाहिए, लेकिन ये हो उस स्थान पर जहां घास का मैदान हो, जहां पर घने वन हैं। वहां ये जो आधुनिक आपदाएं हैं, ये फॉरेस्ट फायर वास्तविकता में उस स्थान पे परमानेंट फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रक्शन करती है। यानी कि एक बार किसी स्थान पर फॉरेस्ट फायर होने पर जो वनों का आवरण वहां से समाप्त होता है, वो दोबारा आ तो सकता है, बट उसकी सघनता, या मैं एक सही वर्ड कहूं तो उसकी लग्जरी समाप्त हो जाती है। इस चीज को समझिएगा कि चिपको मूवमेंट का होना पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितना आवश्यक था। और आज हमारे वन जो चिपको मूवमेंट में केवल कटाई से बचाने का प्रयास करा गया था, आज हमारे वनों के सामने दो आधुनिक समस्याएं हैं। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये जो फॉरेस्ट फायर है ये जंगलों में हो कैसे रही है? आंसर अगर मैं आपको दो लाइनों में दूं तो आंसर ये है, इसे कहा जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, या फिर विदेशी आक्रामक विदेशी प्रजातियां। आक्रामक विदेशी प्रजातियां, ये जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में, या फिर विलायती की कार जो है वो अंग्रेज भारत लेकर आए थे। इसी तरीके से आपने सुना होगा लैंटाना कामरा के बारे में। ये एक प्रकार की घास है जो ऑस्ट्रेलिया से एक्सीडेंटली भारत आई थी और पूरे भारत में फैल गई। इस प्रकार की जो विदेशी प्रजातियां होती हैं पादपों की, ये भारतीय जंगलों में जब प्रवेश करती हैं तब के समय ये फिर इस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेदार होती हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि आज के समय भारतीय वनों के साथ कौन सी नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, विकास वर्सेस पर्यावरण वर्सेस कल्याण। कोई एक चीज आप कर पाएंगे, अगर आपने भारत को तेजी से विकसित बनाने का प्रयास करा तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का वो भाग जिसके पास सबसे कम संसाधन है, वो उस रेस में पिछड़ता जाएगा। फिर कहा जाएगा कि देश के जो है वो अधिकांश संसाधन केवल 1% लोगों के पास है। अगर आपने कल्याण करा तो भाई आप कल्याण करने पर विकास पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि कल्याण ये कहता है कृषि में इतना निवेश करो कि बेचारा भारतीय किसान अमीर हो सके। पर जब आप ये करने जाओगे तो आपका पैसा विकास के लिए पूरा नहीं होगा। और इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपने पर्यावरण का प्रोटेक्शन करा तो भाई सीधा सीधी एक बात है कि शहरीकरण नहीं करोगे तो विकास नहीं होगा, और शहरीकरण होने पर पर्यावरण नहीं बचेगा। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कितना खतरनाक है शहरीकरण पर्यावरण के लिए। अब यहां प्रश्न ये उठता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या हमें विकास नहीं करना चाहिए? क्या हमें कल्याण नहीं करना चाहिए? क्या हमें
पर्यावरण का प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए? तो आंसर इज अ सिंगल वर्ड, बैलेंस, दैट इज संतुलन। आगे किसी वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में कि पर्यावरण और कल्याण और विकास, ये तीनों एक शब्द से दर्शाए जाते हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी वीडियो में इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। पर याद रखें कि आज के समय हमारे वनों की ये 3 मुख्य समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और अगले वीडियो में। और याद रखिए स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर आप इन्हें एनरोल करना चाहते हैं तो विथ 18 बुक्स का सेट आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं 29,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे। अप्रैल का ये बैच है, मॉर्निंग का बैच है, और आप इसे प्रिवेल करेंगे जब AK लाइव कोड से, देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को मैं आने वाले समय में इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।